हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आपके नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि टका, जो कि एक आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है और इसका जो उपयोग है ये निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। टका जो है ना, ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है और यहाँ पे जो है इसका उपयोग भी किया जाता है। और दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो बांग्ला भाषा है। और वर्तमान में जो है यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो इन पॉइंट्स को भी जो है आप लोग साथ में ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2। ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 15 अगस्त 1947 तक जो है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए। देखिए, 15 अगस्त 1947 तक जो है ब्रिटिश भारत का जो अंतिम वायसराय था ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, इनका जो कार्यकाल है ये भारत में जो है 21 जनवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि जो विश्व महासागर दिवस है यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे, ये प्रतिवर्ष जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 9 जून, 11 जून, 8 जून या फिर 10 जून। तो देखिए, हर साल जो है विश्व स्तर पर 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों, इस दिवस को जो है हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जो है जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भारत के जो है निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर भुवनेश्वर। तो दोस्तों, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो है भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और जो हायर एजुकेशन है उसके लिए एक अग्रणीय शिक्षा संस्थान है, और ये जो है आपके बेंगलुरु के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना या ऑप्शन डी पानी का चीनी में घुल जाना। तो देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, पानी का जो चीनी में घुलना है ना, ये आपके एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए दोस्तों, वाष्पन के द्वारा जो है चीनी को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कि पदार्थ जो है वापस पहले की अवस्था में आ सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ जो है वापस अपनी पहले की अवस्था में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि अगर दूध से दही बन जाएगा तो क्या हम वापस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपके एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि पानी में चीनी घुलना, तो आपको पता है कि वाष्पन की क्रिया के द्वारा जो है हम वापस चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन देखिए काफी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिला है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि का जो है वायु में वेग अनुमानित कितना होता है। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू जो है आपको एग्जैक्ट देखने को मिलती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आपको जो है राइट आंसर याद रखना है, 332 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि का वायु में वेग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एनालॉजी का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रीजनिंग में से।
तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से जो है उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये जो अपराइट वर्ड है ना, इसका जो रिलेशन इस प्रकार है, तो आपको बताना है कि डिस्ट्रॉय वर्ड का जो रिलेशन है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ में होगा। तो दोस्तों हमें ये चेक करना है कि ये जो अपराइट वर्ड है इसका रिलेशन इन शब्दों के साथ में किस प्रकार है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपराइट वर्ड को नोट कर लिया है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो शुरू के दो लेटर्स हैं इनको आपस में क्रॉस करके लिखा गया है और जो लास्ट के दो लेटर्स हैं इनको भी आपस में क्रॉस करके लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है बाकी के लेटर्स में, तो आर से देखिए वी, यानी कि हम जानते हैं कि आर आता है 18 नंबर पे और वी आता है 22 पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। ठीक इसी तरीके से देखिए आई आता है 9 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 4 हुआ है। देखिए एक बार प्लस का 4 हुआ है, फिर से एक बार माइनस का 4 हुआ है। अब देखिए जी आता है 7 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे, यानी कि फिर से यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। तो आपको देखने को क्या मिला कि जो शुरू के दो लेटर्स हैं और जो आखिरी के दो लेटर्स हैं उनको आपस में क्रॉस किया गया है और बीच में जो तीन लेटर्स दिए हुए हैं उसमें एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4 और एक बार फिर से प्लस का 4 हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हम डिस्ट्रॉय में करेंगे। तो देखिए दोस्तों डिस्ट्रॉय में ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ई और डी को आपस में क्रॉस करके लिख देंगे और उसी तरीके से जो है ओ और वाई को भी जो है हम आपस में यहाँ पे क्रॉस करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एस से आपको क्या करना है, प्लस का 4 कर देना है। तो एस आता है आपके 19 नंबर पे और प्लस का 4 करेंगे तो आपके आ जाएगा 23 और 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। अब देखिए टी से आपको वापस माइनस का 4 करना है, तो देखिए टी आता है 20 पे और माइनस का 4 करेंगे तो 16 आएगा और 16 नंबर पे अल्फाबेट में पी आता है। अब देखिए आर से आपको जो है फिर से प्लस का 4 करना है, तो आर आता है 18 पे और प्लस का 4 कर देंगे तो आ जाएगा वी, क्योंकि वी आता है 22 पे। तो देखिए आंसर जो है वो आपके पास में आ चुका है और ये जो है आपको ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ये टैंकर वर्ड जो है ना इसको कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में ये जो दूसरा वर्ड आपको दिया हुआ है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि टैंकर वर्ड को जो है यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नोट कर लूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर टैंकर वर्ड को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए टी जो है अल्फाबेट में 20 नंबर पे आता है और वी आता है 22 पे, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्लस का 2 हुआ है। ठीक इसी तरीके से देखिए ए से सी, यानी कि यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। एन से पी में भी आपको यहाँ पे प्लस का 2 देखने को मिलेगा और उसी तरीके से दोस्तों आपको जो है बाकी के लेटर्स में भी जो है यहाँ पे प्लस का 2 देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पर ये जो नीचे वर्ड्स दिया गया था उसमें करना है। तो देखिए एस से जो है अगर आप प्लस का 2 करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा यू, ठीक है, क्योंकि एस आता है 19 पे और यू आता है 21 पे। अब देखिए दोस्तों ओ से अगर आप प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्यू, ठीक है, क्योंकि ओ आता है 15 पे और क्यू आता है 17 पे। अब देखिए सी से प्लस का 2 करने पे यहाँ पे आएगा ई। अब देखिए आर से जो है अगर हम प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टी, ठीक है, क्योंकि आर 18 पे और टी 20 पे। ए से प्लस का 2 करेंगे तो सी आ जाएगा, क्योंकि ए 1 नंबर पे और सी 3 नंबर पे। टी से देखिए प्लस का 2 कीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा वी, और उसी तरीके से ई से प्लस का 2 करने से आपको मिल जाएगा यहाँ पर जी, और एस से जो है प्लस का 2 करने से आपको यहाँ पे मिलेगा यू, ठीक है। तो आंसर आपके पास में आ चुका है और ये जो है आपको ऑप्शन ए के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सेंटेंस दिया गया है कि ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, ठीक है। तो ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ना, ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म से ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और इसका दोस्तों अगर जब पैसिव वॉइस बनेगा ना तो वो क्या बनता है आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में जो है बाई आता है और फिर बाद में सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट आ गया द डोर, उसके बाद में वाज वर्ब में से वाज आ जाएगा, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है और उसके बाद में देखिए बाई को यूज में लिया गया है और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और अदर
पार्ट, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शंस में देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको इज दिया हुआ है, इसमें हेड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है ओपन, ठीक है। यहाँ पे वाज तो आया है लेकिन इसमें ओपन दे दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर दी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है ना आपको कि ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, तो इसके लिए आपको बताना है कि वन वर्ड क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में फॉरेनर, एलियन, स्ट्रेंजर या फिर नेटिव। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलियन। देखिए यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी कि जो दूसरे वर्ल्ड से हो, तो उसके लिए तो हम एलियन वर्ड को यूज में लेते हैं, ठीक है। एलियन यानी कि हम बोलते हैं ना विचित्र जो होते हैं, उसके लिए हम एलियन बोल देते हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए फॉरेनर यानी कि एक तरीके से विदेशी हो जाता है या परदेशी हो जाता है, तो वो तो हमारी ही वर्ल्ड का होगा। अब देखिए स्ट्रेंजर यानी कि क्या होता है, तो स्ट्रेंजर यानी कि एक तरीके से जो अजनबी हो उसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रेनर, ठीक है। और जो नेटिव है, नेटिव यानी कि तो आपको पता ही होगा जो देसी होते हैं उसके लिए नेटिव वर्ड को यूज में लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एंटोनियम बताना है, और यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है ऑप्शनल। देखिए काफी सिंपल सा वर्ड है। तो ऑप्शनल का मतलब आप सभी को पता होगा वैकल्पिक होता है, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। तो अब देखिए चार ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर है, इलेक्टिव, आर्बिट्रेरी, कंपलसरी या फिर वॉलेंट्री। तो जिस प्रकार यहाँ पर ऑप्शनल मतलब हो जाएगा वैकल्पिक, उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना कंपलसरी, तो कंपलसरी मतलब होता है एक तरीके से अनिवार्य, ठीक है। तो ऑप्शनल के लिए कंपलसरी जो है ये एंटोनियम हो जाएगा, और कंपलसरी का मतलब दोस्तों होता है अनिवार्य, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, हिंदी मीनिंग भी इसका साथ में। और बाकी देखिए इलेक्टिव मतलब होता है एक तरीके से निर्वाचित, आर्बिट्री मतलब होता है एक तरीके से जो मनमानी हो, ठीक है। और जो वॉलेंट्री होती है वो आपको पता ही होगा, जो स्वैच्छिक इच्छा से जो हो उसको हम जो है वॉलेंट्री बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें कि बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बार जो है सिनोनियम बताना है, और वर्ड आपके पास में है फ्लूक, ठीक है। फ्लूक देखिए काफी अच्छा वर्ड है, और ये जो है एसएससी में काफी बार आया हुआ है। तो फ्लूक मतलब होता है एक तरीके से संयोगवश, ठीक है। संयोगवश जो हम बोलते हैं ना बाई चांस, ठीक है। तो एक तरीके से संयोग से होना या फिर बाई चांस होना। तो इसी तरीके से देखिए ऑप्शन है आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट, चांस, पॉलिसी या फिर प्लान। तो देखिए जिस प्रकार फ्लूक यानी कि संयोगवश, उसी तरीके से बाई चांस यानी कि हो जाएगा एक तरीके से संयोगवश, ठीक है। ये भी इसी का मीनिंग होता है। और बाकी देखिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके से किसी के बीच में अनुबंध होना, हम बोलते हैं ना किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पॉलिसी यानी कि होता है नीति, ठीक है। और प्लान यानी कि होता है योजना। तो ये भी आप लोग जो है अगर चाहो तो इनको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो काला सागर है ना, ये इनमें से कौन से महासागर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए काला सागर जो है ना ये अटलांटिक महासागर में है, और ये जो है पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। और काला सागर के जो सीमावर्ती देश हैं उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद रखेंगे यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए आपको एक ईडियम दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, और आपको जो है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, यानी कि मिलता जुलता मीनिंग कि इन ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा। तो देखिए काफी अच्छा ईडियम दिया हुआ है, ये आपके जो है एसएससी में देखा गया है और काफी स्टेट एग्जाम्स में भी देखा गया है। तो ईडियम है आपके पास में इन द लाइमलाइट, ठीक है। तो इन द लाइमलाइट ईडियम का दोस्तों मीनिंग होता है एक तरीके से जो लोक प्रसिद्धि होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं इन द लाइमलाइट। तो लोक प्रसिद्धि, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, काफी बार जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं कि ए वेल केप्ट सीक्रेट, इन ए वेल लिट अप रूम, ऑप्शन सी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या ऑप्शन डी अबाउट टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है ना इन द लाइमलाइट का, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। इसमें देखिए दिया हुआ है कि द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक तरीके से लोक प्रसिद्धि। तो ये जो है इसकी उपयुक्त व्याख्या करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है रीजनिंग के डायरेक्शन सेंस का एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि सहरसा जो है ना
ये अपने घर से निकल करके उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगती है। देखिए आपको पता है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बार बार बता रखा है कि हम जो है डायरेक्शन टेस्ट में मुख्य तौर पे 4 दिशाओं को काम में लेते हैं, जिसमें कि आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो सहरसा है ना, ये अपने घर से निकल करके उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगती है। तो ये मान लीजिए कि कोई सहरसा का घर है, ये उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगती है। तो ये मान लीजिए कि ये उत्तर दिशा की ओर इतनी दूर दौड़ करके आ गई। अब ये बोला कि 40 मीटर के बाद में वो जो है बाएं मुड़ती है, यानी कि उसने जो है उत्तर की ओर जब दौड़ी ना, वो 40 मीटर की दूरी उसने तय की। ठीक है। अब जो है वो वहां से बाएं मुड़ती है और 75 मीटर तक दौड़ती है। अब ये यहाँ से बाएं मुड़ेगी, तो बाएं मुड़ेगी यानी कि पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगी, और यहाँ पे ये कितनी चलेगी, तो ये अब चलती है यहाँ पर दोस्तों कितनी, 75 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई आपके 75 मीटर। अब बोला जा रहा है कि वो फिर से दाईं मुड़ी और 30 मीटर चली। ठीक है। अब फिर से जो है दाईं मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी, तो फिर से दाईं मुड़ी यानी कि नॉर्थ की ओर दौड़ी, कितनी, 30 मीटर। तो ये हो गई आपके वापस डिस्टेंस 30 मीटर। अब बोला जा रहा है कि फिर से जो है ये दाईं मुड़ी और 75 मीटर दौड़ी, तो फिर से दौड़ी कितनी, दाईं ओर। तो यहाँ पर मतलब कि फिर से पूर्व की ओर जो है ये 75 मीटर दौड़ी है। तो ये यहाँ पर आ गई। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये आपको बताना है कि वह अंत में जो है किस दिशा में है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो अभी जो है ना पूर्व दिशा की ओर है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो घर से कौन सी दिशा में है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह जो है अंत में जो है किस दिशा में दौड़ रही है। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हैं कि वो अभी जो है ना पूर्व दिशा की ओर दौड़ रही है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ दोस्तों ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर विल बी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर देखिए आपको वेन डायग्राम बताना है, और इस बार जो 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं वेन डायग्राम में। तो यहाँ पर आपके पास में वर्ड्स हैं भारत, दिल्ली, असम और गुवाहाटी। इनके बीच में आपको बताना है कि किस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों कि दिल्ली, असम और गुवाहाटी ये जो है ना तीनों ही भारत के अंदर है। तो अगर इनका वेन डायग्राम बनेगा तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा कि जो बाहर वाला सर्कल होगा ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है। और भारत में देखिए कि दिल्ली और असम ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मान लीजिए आप दिल्ली, तो इसको मैं लिख देता हूँ दिल्ली। अब देखिए दोस्तों आसाम जो है ये एक अलग स्टेट है। ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ आसाम। और देखिए दोस्तों आसाम जो है ना, आसाम के अंदर आता है गुवाहाटी। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आसाम के अंदर हो जाएगा गुवाहाटी। तो इस तरीके का जो है वेन डायग्राम बनेगा इन वर्ड्स के बीच में, जो कि आपको दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और देखिए इसी टाइप का वेन डायग्राम आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे देखिए आपको जो है इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ से, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके नाविक एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुनीता जो है ना, ये किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपए की राशि को जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो है निवेशित करती है। तो उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के लिए जो है निवेश करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि मूलधन आपको दिया हुआ है, मिश्र धन आपको दिया हुआ है, और दर भी आपको दी हुई है। आपको दोस्तों बताना है कि टाइम जो है वो कितना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या क्या है, मैं उसको लिख लेता हूँ। तो देखिए मूलधन आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो मूलधन दिया हुआ है आपको 12,000, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। रेट आपको कितनी दी हुई है, तो रेट यानी कि दर आपको दी हुई है यहाँ पर 10%। अब देखिए आपको मिश्र धन भी दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ मिश्र धन, और मिश्र धन यहाँ पे कितना है आपके पास में, देखिए यहाँ पे दे दिया है 20,400। ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर सिंपली जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके 20,400 माइनस कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है। तो हम इनको जो है माइनस करके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपके 8,400। ठीक है। क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस कर लिया है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में आ चुका है, और इसके बाद में देखिए आपके पास में जो है दर भी है, मूलधन भी है। तो आप लोग जो है यहाँ पर सिंपली जो है समय निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है आपके मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो है वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है। इंटू
10 इंटू टी, मैं इसको टाइम को टी लिख लेता हूँ और बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर कितना 100। वो अच्छा, यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट की भी तो वैल्यू हम पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगी यहाँ पर देखिए टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 12,000 इंटू 10 गुणा टी बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से आपको टी निकाल लेना है यानी कि टाइम निकाल लेना है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8400 इंटू 100 बट्टा में आ जाएगा आपके पास में कितना 12,000 गुणा 10। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आप जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे टाइम आपके पास में 7 वर्ष आएगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 वर्ष। ठीक है, यानी कि उपरोक्त राशि को प्राप्त करने के लिए जो है ना वो 7 वर्ष के लिए उसको निवेश करती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बाइक का जो मालिक है वो लगातार 3 वर्षों तक जो है क्रमशः 64 रुपये, 80 रुपये और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने के लिए हर वर्ष जो है 32,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल का जो है प्रति लीटर औसत मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हर वर्ष जो है ना वो 32,000 रुपये खर्च करता है। तो आप मान लीजिए कि पहले वर्ष में जो है पेट्रोल की कुल खपत कितनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पहले वर्ष के अंदर जो है हम चेक करेंगे पेट्रोल की कुल खपत। तो पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, देखिए 32,000 जो है वो खर्च करता है हर साल, और पहले वर्ष कितना 64 के हिसाब से। ठीक है, तो बट्टा में 64 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी यहाँ पर 500 लीटर। ठीक है, तो 500 लीटर आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का क्या आएगा वैल्यू देखिएगा, तो दूसरे वर्ष भी 32,000 ही खर्च करता है, और किस हिसाब से, तो यहाँ पर 80 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये वैल्यू दोस्तों आपके पास में इस बार आएगी कितनी, 400 हो जाएगा, है ना। तो 400 लीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में से मैंने वैसे ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर रखी है इसकी। और थर्ड ईयर में देखिए कितना हो जाएगा, तो थर्ड ईयर में हो जाएगा ये आपके फिर से 32,000 ही खर्च करेगा, क्योंकि हर साल जो है 32,000 खर्च कर रहा है, और तीसरी साल में जो है कितने हिसाब से, एक 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो 320 इज इक्वल टू में ही आ जाएगा आपकी कितना 100 लीटर। ठीक है, तो आपके पास में देखिए पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की जो है पेट्रोल की कुल खपत आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है आपको औसत मूल्य निकालना है ना। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज प्राइस। ठीक है, यानी कि औसत मूल्य। तो औसत मूल्य बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 साल में खर्च किया उसने कितना पर साल 32,000। ठीक है, और बट्टा में कितना आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर 500 लीटर, 400 लीटर प्लस 100 लीटर। ठीक है, तो इनको आपस में ऐड करके लिख दीजिए आप लोग। तो 500 लीटर प्लस 400 लीटर प्लस 100 लीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो 32 को जो है आप 3 से गुणा कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर 96,000 आ जाएगा। और बट्टा में जो है इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो देखिए 500 और 500 1000 हो जाएगा ये टोटल जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में 1000। तो अब देखिए ये डायरेक्ट ही कट जाएगा 96 टाइम्स में। ठीक है, तो 96 टाइम में कटेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है वो यानी कि विद्युत यानी कि बिजली उत्पादित करता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, डायनेमो, वोल्टामीटर, संचारी या फिर इलेक्ट्रोग्राफर। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और डायनेमो जो है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि डायनेमो जो है ना ये बिजली को उत्पादित करता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य में जो है ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश है ना ये न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आपके सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, और इसको जो है नाभिकीय संलयन भी बोला जाता है। देखिए जब दो हल्के नाभिक जो है ना वो परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है ना, तो इसमें एक जो है पार्ट इनकम्प्लीट है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो है यहाँ पर क्या फिलअप होगा। ठीक है,
तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में देखा भी जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है आप लोगों को डेली क्विज देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, वो भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है हमारी प्लेलिस्ट में हमारे बाकी के वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।